निकोला टेस्ला। इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक सही इंसान थे जो कि गलत दौर में पैदा हुए। इन्होंने आज से 100 साल पहले कुछ ऐसी चीजें एनविजन की थी जो कि शायद आज 100 साल बाद भी किसी के दिमाग में ना आए। आज हम रिमोट कंट्रोल, वाईफाई, वायरलेस टेक्नोलॉजी, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जितना भी इलेक्ट्रिकल मैजिक है उसके पीछे कहीं ना कहीं निकोला टेस्ला का ही हाथ है। लेकिन क्या आपको पता है, इतनी सारी खोजें करने के बाद भी वो अपने आखिरी दिनों में एक होटल के छोटे से कमरे में बिना किसी पैसे के मर गए। 9 साल तक वो उस होटल में रहे लेकिन एक भी बिल नहीं चुका पाए। और उससे भी शॉकिंग, उनकी मौत से सिर्फ कुछ घंटों बाद FBI उनके कमरे में घुस आई और कुछ ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट सीज करके ले गई जिन्हें अमेरिका की सरकार ने आज तक दुनिया से छुपा रखा है। आखिर क्या था उन डॉक्यूमेंट्स में? और टेस्ला ने अपनी मौत से ठीक पहले अपनी मां को कौन सा आखिरी लेटर लिखा था? ये सब समझने के लिए हमें उनकी पूरी कहानी की गहराई में जाना पड़ेगा। और सच कहूं तो ये टॉपिक मेरे दिमाग में भी महीनों से घूम रहा था, क्योंकि टेस्ला की कहानी किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं है। लेकिन एक सवाल हमेशा खटकता है, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन और थॉमस एडिसन जैसे साइंटिस्ट टेक्स्ट बुक्स में बड़े बड़े चैप्टर पाते हैं, तो फिर निकोला टेस्ला को इतना कम महत्व क्यों दिया गया? क्या केवल जीनियस होना ही काफी नहीं, या फिर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए कुछ और भी चाहिए? इस डॉक्यूमेंट्री के अंत तक आप इस सवाल का जवाब खुद जान जाएंगे। मेरी रिसर्च में मुझे एक पैटर्न दिखाई दिया, एक ऐसा पैटर्न जिसने पूरी कहानी बदल दी। टेस्ला को एक ही जिंदगी में 3 बार असैसिनेट किया गया। सुनने में अजीब लगता है लेकिन यह सच है, और इसी वजह से इस डॉक्यूमेंट्री को मैंने 3 हिस्सों में तोड़ा है। असैसिनेशन नंबर 1, असैसिनेशन नंबर 2, असैसिनेशन नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। असैसिनेशन नंबर 1। 7 जनवरी 1943, न्यूयॉर्क का होटल न्यूयॉर्कर, रूम नंबर 3327। 86 साल के एक बूढ़े आदमी की लाश उसके कमरे में पाई जाती है। कुछ ही घंटों बाद FBI वहां पहुंचती है और उसके कमरे में से कई सीक्रेट फाइल्स उठा ले जाती हैं। वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि निकोला टेस्ला थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, FBI को इतनी जल्दी कैसे पता चला और उन्होंने आखिर कमरे से क्या-क्या उठाया? उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले जो लोग टेस्ला के बारे में कम जानते हैं, उन्हें एक झलक दिखा दूं कि उन्होंने दुनिया को क्या दिया। आपके घर में जितने भी पंखे, फ्रिज, मोटर, उपकरण चलते हैं, उन सब का आधार है AC, ऑल्टरनेटिंग करंट। और AC का इन्वेंशन किया था निकोला टेस्ला ने। वाईफाई, ब्लूटूथ, वायरलेस कम्युनिकेशन, इनका फाउंडेशन भी टेस्ला की ही रिसर्च पर आधारित है। नियॉन लाइट्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, एक्सरे इमेजिंग, हाइड्रो पावर सिस्टम्स, इन सब की जड़ में टेस्ला थे। सरल शब्दों में टेस्ला ने हमारी जिंदगी की कई बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया था। और आज ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो जैसी कंपनियां छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करके $1 बिलियन कंपनियां बन गईं। लेकिन टेस्ला, एक आदमी जिसकी एक डील उसे दुनिया का पहला बिलियनर बना सकती थी, वही इंसान अपने आखिरी दिनों में खाने पीने का बिल भी नहीं चुका पाया। आखिर ऐसा क्या हुआ? लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उनके पास कभी पैसा था ही नहीं। इनफैक्ट टेस्ला के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक ऐसी बिजनेस डील साइन की थी जिससे कि वो दुनिया के पहले बिलियनर बन सकते थे। तो फिर अब सवाल यह आता है कि आखिर कुछ ही सालों में ऐसा क्या बदल गया कि वो दुनिया के फर्स्ट बिलियनर बनना तो छोड़ो, उनके पास होटल का बिल पे करने जितने भी पैसे नहीं बचे। ऐसा क्या हुआ कि थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो निकोला टेस्ला के दौर के ही साइंटिस्ट थे, उनको तो साइंस की टेक्स्ट बुक्स में भर भर के पन्ने मिल गए, लेकिन निकोला टेस्ला को 5-10 पन्ने भी नसीब नहीं हुए? टेस्ला के साथ जो हुआ था, या फिर इंटेंशनली जो किया गया था, वो सुनकर आपका इंसानियत पर से भरोसा उठने वाला है। बस अगले कुछ मिनट मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। यह है वार्डन क्लिफ टावर। और आई एम श्योर कि जो भी लोग टेस्ला के बारे में थोड़े बहुत भी जानकार हैं, उन्होंने कभी ना कभी इस टावर के बारे में पढ़ा है या सुना होगा। लेकिन आप में से कईयों ने जो भी पढ़ा है, मैं लिख कर देता हूं कि वो बहुत ही जेनरिक और सरफेस लेवल वाली इंफॉर्मेशन है। अब मैं आपको जो बताऊंगा वो वाली कहानी ऐसी होगी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो ये है वार्डन क्लिफ टावर। ये जो टावर है वो टेस्ला की लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था। अगर आसान भाषा में बताऊं तो टेस्ला का ये कहना था कि इस टावर की हेल्प से वो इलेक्ट्रिसिटी और इंफॉर्मेशन को वायरलेसली, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मतलब हमारे घरों में ये जो मीटर्स लगे होते हैं
और हम जो हर महीने बिजली का बिल भरते हैं वो हमें भरना ही नहीं पड़ता अगर टेस्ला का ये वार्डन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता। इवन टेस्ला के अकॉर्डिंग इस टावर को यूज करके आप फोन कॉल्स, मैसेजेस और फोटोज भी वायरलेसली शेयर कर सकते थे। और पता है, ये टावर ऑलमोस्ट बन भी गया था, लेकिन बाद में यूएस गवर्नमेंट ने इसे डिसमेंटल करके तोड़ मरोड़ कर कबाड़ में बेच दिया। सो जब टेस्ला का ये प्रोजेक्ट इतना रेवोल्यूशनरी था तो आखिर क्यों यूएस गवर्नमेंट ने उनके टावर को तोड़ दिया और क्यों उसके बाद ये प्रोजेक्ट कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया? तो ये समझने के लिए हमें कुछ डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा और इसके लिए हमें टेस्ला की लाइफ के शुरू के इवेंट्स को थोड़ा अच्छे से डिकोड करना पड़ेगा। देखो क्या हुआ था, थॉमस एडिसन, इनके बारे में तो सबने सुना ही होगा, बचपन से पढ़ाया गया हमें। और इनका वो कोट भी सुना होगा आपने कि आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। कहा जाता है कि इन्होंने बल्ब इन्वेंट करने के लिए 10,000 बार ट्राई किया था और 10,001वीं बार में कामयाबी मिली थी। खैर, ये तो हुआ वो एडिसन जो हमें टेक्स्ट बुक्स ने पढ़ाया। अब जरा उस एडिसन पे नजर डालते हैं जो मुझे मेरी रिसर्च में पता चला। आपको पता है, थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा वॉर हुआ था, द वॉर ऑफ करंट। टेस्ला और एडिसन के बीच का ये भी कॉन्फ्लिक्ट आप में से कई लोगों को पता होगा, बट अगेन वही आपको सिर्फ सरफेस लेवल पे पता होगा। अब जरा इसकी गहराई में जाके इसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। देखो, 1870 से पहले कुछ ऐसा सीन था कि लोग लाइट के लिए मोस्टली कैंडल्स और ऐसी लालटेन यूज करते थे। लेकिन आगे 1878 में क्या हुआ कि थॉमस एडिसन ने एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी नाम से अपनी एक कंपनी शुरू कर दी और 1879 में इसी कंपनी के अंडर इन्होंने पहली बार एक लाइट बल्ब इन्वेंट किया। अब एडिसन ने जो इन्वेंशन किया था वो थी तो कमाल की चीज, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी। एडिसन की जो कंपनी थी वो डीसी सिस्टम यानी कि डायरेक्ट करंट सिस्टम पे ऑपरेट होती थी। अब ये जो डीसी करंट सिस्टम है, इसका मेजर ड्रॉबैक ये था कि इसको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस तक ही कैरी किया जा सकता था। इसीलिए हर 2 से 3 किलोमीटर पर इन्हें पावर स्टेशंस लगाने पड़ते थे, जिससे कि कंपनी को भी बहुत ज्यादा खर्चा आता था। और जाहिर सी बात है कि कंपनी अपना खर्चा कस्टमर से ही रिकवर करेगी, इसीलिए कस्टमर्स को भी बिजली का बिल बहुत ज्यादा पे करना पड़ता था। लेकिन अब क्योंकि डीसी का कोई ऑल्टरनेटिव या फिर कोई दूसरा कॉम्पिटिटर था ही नहीं, तो एडिसन की डीसी सिस्टम को दुनिया का स्टैंडर्ड बना दिया गया और इस मोनोपोली और एक्सक्लूसिविटी से थॉमस एडिसन ने बहुत पैसा बना लिया था। लेकिन फिर आता है साल 1887 और गेम में एंट्री होती है निकोला टेस्ला की। टेस्ला ने क्या किया कि खुद की एक इलेक्ट्रिक कंपनी शुरू कर दी और उसके अंडर कुछ ही महीनों में एक ऐसा इन्वेंशन दुनिया के सामने लाकर रख दिया जिसने पूरी इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। यह टेस्ला का सिस्टम था जो कि एडिसन के डीसी सिस्टम का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर था। यह एसी सिस्टम डीसी के कंपेयर में इतना पावरफुल था कि जहां डीसी सिस्टम सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर डिस्टेंस ही कवर कर पाता था, वहीं ये एसी सिस्टम 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था और ऊपर से ये डीसी के कंपेयर में बहुत सस्ता भी था। तो अब इससे हुआ क्या कि लोग धीरे धीरे डीसी को छोड़कर एसी सिस्टम को यूज करने लग गए। लेकिन इसी बीच निकोला टेस्ला एक ऐसी बिजनेस डील साइन करते हैं जो उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। यह है जॉर्ज वेस्टिंगहाउस, जो कि वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक एंड मैन्युफैक्चरिंग नाम की कंपनी के फाउंडर थे। क्या हुआ कि साल 1888 में निकोला टेस्ला इनके साथ एक बिजनेस डील साइन कर लेते हैं जिसमें वो अपने एसी पेटेंट्स वेस्टिंगहाउस की कंपनी को हैंड ओवर कर देते हैं और इसके बदले उन्हें उस दौर में $600 कैश, वेस्टिंगहाउस कंपनी के 150 शेयर्स और वेस्टिंगहाउस कंपनी के लिए काम करने के लिए $2,000 पर मंथ की सैलरी मिलती है। लेकिन इस डील में टेस्ला को एक और ऑफर भी मिलती है एंड दैट वाज रॉयल्टी फीस। ये एग्रीमेंट बेसिकली इस टाइप का था कि एसी सिस्टम के थ्रू बिकने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी होगी उसके पर हॉर्स पावर सेल पर टेस्ला को $2.50 की रॉयल्टी मिलेगी। अब क्या हुआ कि आगे चलकर जैसे जैसे मार्केट में एसी का यूज बढ़ने लगा तो वैसे वैसे टेस्ला की जो रॉयल्टी इनकम थी वो भी बढ़ती जा रही थी और ये जो रॉयल्टी थी वो रेवेन्यू पर थी, ना कि प्रॉफिट्स पर। तो अब जॉर्ज वेस्टिंगहाउस को ये देखकर ऐसा लगा कि यहां पर एक तरफ कंपनी लॉस फेस कर रही है लेकिन टेस्ला की रॉयल्टी बढ़ती जा रही है। तो जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने यहां पर एक गेम खेला। वो टेस्ला के पास गए और उनसे कहा कि देखो, अगर हमारे बीच ये रॉयल्टी एग्रीमेंट ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा तो हो सकता है कि जल्दी हमारी कंपनी पर ताला लग जाए और ये भी हो सकता है कि इस चक्कर में एडिसन का जो डीसी सिस्टम है वो हमारे एसी सिस्टम को ओवरटेक कर ले और इससे हो सकता है कि ह्यूमैनिटी को काफी कुछ झेलना पड़े। और वेस्टिंगहाउस की बातों में आकर टेस्ला अपना रॉयल्टी एग्रीमेंट फाड़ देते हैं और अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उनका मेन इनकम सोर्स इससे अफेक्ट हो चुका था, बल्कि इसलिए क्योंकि इस एग्रीमेंट को फाड़ने की वजह से अब उनके साथ एक और बहुत बड़ा खेल होने वाला था। लेकिन अब शायद आप सोच रहे होंगे कि भाई इससे बुरा अब क्या ही होगा, राइट? तो देखो हुआ क्या था,
कि टेस्ला, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था, कि वो इस वार्डनक्लिफ टावर पर काम कर रहे थे, जो कि उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इस टावर का पर्पस बेसिकली दुनिया को वायरलेसली फ्री में इलेक्ट्रिसिटी और वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना था। तो फिर वही सवाल आता है कि आखिर क्यों उनके इस प्रोजेक्ट को सिस्टमैटिकली खत्म कर दिया गया। बात ऐसी थी कि इस टावर को बनाने के लिए टेस्ला को एक बड़े फंडिंग की जरूरत थी, और उस वक्त मार्केट में वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंसर्स थे जेपी मॉर्गन। इसीलिए टेस्ला जेपी मॉर्गन के पास जाते हैं और उन्हें इस टावर के बारे में बताते हैं कि कैसे ये मार्केट में एक रेवोल्यूशनरी चीज हो सकती है, और जो कि टेस्ला इससे पहले भी ऑल्टरनेटिंग करंट जैसा डिसरप्टिव इन्वेंशन लेकर मार्केट में आए थे। इसीलिए जेपी मॉर्गन उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते थे कि ये बंदा जो भी बनाएगा कुछ तो हटके ही बनाएगा, और इसी वजह से जेपी मॉर्गन ने टेस्ला को उस टाइम पर $1.5 लाख की फंडिंग दे दी। टेस्ला ने फंड्स लिए और अपने टावर पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके 2-3 साल बाद क्या हुआ कि टेस्ला को और फंड्स की जरूरत पड़ गई। $1.5 लाख में उनका प्रोजेक्ट थोड़ा बहुत ही कंप्लीट हो पाया था। इसीलिए उन्होंने फिर से जेपी मॉर्गन से फंड्स लेने का डिसाइड किया और वो जेपी मॉर्गन के पास चले गए। लेकिन वहां पर उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। हुआ क्या था कि टेस्ला ने जेपी मॉर्गन से जो पहले $1.5 लाख लिए थे वो एक्चुअली झूठ बोल कर लिए थे। बात ऐसी थी कि उस वक्त जेपी मॉर्गन की जो भी मेजर इन्वेस्टमेंट्स थी वो मोस्टली ऑयल, कोल, गैस ऐसे एनर्जी सेक्टर्स में और इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज में थी। और टेस्ला को पता था कि अगर वो उन्हें सच बोल देंगे कि वो इस टावर को बनाकर दुनिया को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी बांटना चाहते हैं, तो नो डाउट जेपी मॉर्गन उन्हें फंडिंग के लिए मना कर देंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी इन्वेस्टर किसी कंपनी में इसलिए इन्वेस्ट करता है ताकि उसे वहां से कुछ रिटर्न मिले। लेकिन अगर कोई आकर कहे कि मैं आपसे इन्वेस्टमेंट लेकर आप ही की कंपनी को बंद करवा दूंगा, तो वैसे बंदे को फंड्स देना तो दूर, वो उसे अपने चौखट पर भी खड़ा नहीं करेगा। और ये बात टेस्ला भी बहुत अच्छे से जानते थे। इसीलिए उन्होंने जेपी मॉर्गन को फंडिंग को लेकर कन्विंस करने के लिए एक आइडिया लगाया। टेस्ला ने जेपी मॉर्गन से कहा कि ये जो टावर मैं बना रहा हूं वो बेसिकली वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज होगा। उस टाइम पर मोस्टली खत वगैरह लिखे जाते थे और किसी को मैसेज भेजना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। और उसी बीच मार्कोनी नाम का एक साइंटिस्ट था जो सेम टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था। तो टेस्ला ने जेपी मॉर्गन को यह बोलकर कन्विंस किया कि मार्कोनी जो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहा है, मैं उससे भी बढ़िया टेक्नोलॉजी बनाकर दिखाऊंगा और उसके लिए मुझे फंडिंग चाहिए। और जेपी मॉर्गन को भी टेस्ला का पोटेंशियल पता था, तो उन्होंने उसे फंड्स भी दे दिए। लेकिन आगे चलकर जब टेस्ला को और फंड्स की जरूरत पड़ी, तो वो फिर से जेपी मॉर्गन के पास गए और उन्हें बताया कि मुझे इस वार्डनक्लिफ टावर को कंप्लीट करने के लिए थोड़े और फंड्स की जरूरत है। और साथ ही उन्होंने जेपी मॉर्गन को यह भी बताया कि ये जो टावर है ये सिर्फ वायरलेस कम्युनिकेशन ही नहीं, बल्कि वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करने वाला है। ये सुनकर पहले तो जेपी मॉर्गन का दिमाग ठंडा पड़ गया कि भाई ये बोल क्या रहा है। मॉर्गन ने सोचा कि यार मैंने इसे $1.5 लाख दिए ताकि ये कुछ ऐसा बिल्ड करे जिससे कि मैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकता हूं। लेकिन मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाना तो छोड़ो, उल्टा टेस्ला का ये टावर जेपी मॉर्गन के बने बनाए अंपायर को भी खत्म कर सकता था। और इसी वजह से जेपी मॉर्गन ने टेस्ला को फंड्स देने से क्लियरली मना कर दिया। और ना सिर्फ खुद ने मना किया, बल्कि जेपी मॉर्गन ने उस टाइम के सभी बड़े इन्वेस्टर्स को यह क्लियरली बोल दिया था कि कोई भी इन्वेस्टर टेस्ला के इन्वेंशंस में इन्वेस्ट नहीं करेगा। और सिर्फ वार्डनक्लिफ टावर में ही नहीं, बल्कि टेस्ला के किसी भी तरह के किसी भी इन्वेंशन में इन्वेस्ट नहीं करेगा। यानी जेपी मॉर्गन ने एक तरह से टेस्ला को सिस्टमैटिकली ब्लैकलिस्ट कर दिया था। अब आप मुझे बताओ कि एक साइंटिस्ट के पास अगर पैसा ही नहीं बचेगा तो वो खाक इन्वेंशंस करेगा। इसीलिए टेस्ला का इंटेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उनके पास अपने इन्वेंशंस के लिए कैपिटल ना होने की वजह से वो जीते जी मर चुके थे, या फिर कह लो कि बहुत ही स्मार्टली और सिस्टमैटिकली मार दिए गए थे। क्योंकि एज अ साइंटिस्ट आप दुनिया बदल सकते हो, लेकिन सिस्टम उसको बदलने की सोच भी नहीं सकते हो। जब तक आप सिस्टम के साथ मिलकर काम कर रहे हो तब तक सिस्टम भी आपको साथ लेकर चलता है, लेकिन जैसे ही आप सिस्टम को चैलेंज करते हो तो वही सिस्टम आपको सिस्टमैटिकली गायब कर डालता है। आपको पता है थॉमस एडिसन की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी टॉप 3 में आ चुकी थी। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस मिलियनियर बन चुके थे। मार्कोनी जिसने टेस्ला के 17 पेटेंट्स को कॉपी पेस्ट करके फर्स्ट रेडियो ट्रांसमिशन बनाया था, उसे नोबेल प्राइज दिया गया। और टेस्ला इतने जीनियस होने के बाद भी उसी सिस्टम ने ऐसी जगह पर लाकर छोड़ दिया था कि उनके पास अपने आखिरी दिनों में फूटी कौड़ी तक नहीं बची। और इस तरह निकोला टेस्ला का जो पहला असैसिनेशन था वो था इकोनॉमिकल असैसिनेशन। 7 जनवरी 1943 को रूम नंबर 3327 में निकोला टेस्ला की जो लाश मिली थी उसको लेकर कई लोगों के कई अलग अलग ओपिनियंस हैं, अलग अलग स्पेकुलेशंस हैं और कई सारी अलग अलग थ्योरीज हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है कि टेस्ला की डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। वहीं थ्योरीज कहती हैं कि हार्ट अटैक सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए था, टेस्ला की डेथ का असली रीजन कुछ और ही था। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि टेस्ला मरे नहीं बल्कि मारे गए थे। तो फिर अब सवाल ये आता है कि इस सब के बीच अब असलियत क्या है? अब देखो, असलियत हमेशा कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में छुपी हुई होती है और क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस सिर्फ गवर्नमेंट के पास होता है। वैसे ही टेस्ला की डेथ क्यों और कैसे हुई, ये भी राज कहीं किसी अलमारी में किसी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में दबा पड़ा होगा। तो फिर अब इस बात का पता कैसे करें कि टेस्ला की डेथ असल में कैसे हुई थी? तो देखो, वो कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो समझ लो कि रूम नंबर 3327 के भी कान थे।
इस कमरे ने काफी कुछ सुना और काफी कुछ देखा भी था। और वो क्या था, अभी उस पर भी आएंगे हम, थोड़ा सा पेशेंस रखो। लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ लो कि टेस्ला की डेथ कोई नॉर्मल डेथ नहीं थी। उनकी डेथ अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे स्टडी करने पर पता चलता है कि इस दुनिया में जो एक आम इंसान है उसकी कीमत यहाँ पर उतनी ही है जितनी कीमत समंदर में एक बूंद की होती है। और मैं एग्जैक्टली क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ ये आपको अब समझेगा। देखो, जो FBI है उनका ऑफिशियल डेटा ये कहता है कि टेस्ला की डेथ 7 जनवरी 1943 को एग्जैक्टली रात में 10:30 को हुई थी। लेकिन आपको पता है इसके 2 दिन पहले यानी 5 जनवरी को टेस्ला की जो रूम थी उसके दरवाजे पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, डू नॉट डिस्टर्ब। अगले 2 दिन यानी 48 घंटे तक टेस्ला उस कमरे में बिल्कुल अकेले थे। इवन होटल का कोई स्टाफ मेंबर भी उस कमरे में नहीं गया था, जैसे कि उनको किसी ने स्ट्रिक्टली वार्न किया हो कि कोई भी उस रूम में नहीं जाएगा। लेकिन एलिस मोनागन नाम की एक मेट थी जो 8 जनवरी को सुबह सुबह वो डू नॉट डिस्टर्ब वाले साइन को इग्नोर करके टेस्ला के रूम में जाती है और तब पता चलता है कि टेस्ला की डेथ हो चुकी है। अब ये खबर मिलते ही कुछ ही घंटों के अंदर FBI अपनी टीम को लेकर टेस्ला के रूम में घुस जाती है और उनकी तरफ से HW वॉर्मली नाम का एक मेडिकल एग्जामिनर आया था। वो कहता है कि हार्ट अटैक की वजह से टेस्ला की डेथ कल रात एग्जैक्टली 10:30 को हुई है। तो अब सवाल यह आता है कि अगर टेस्ला के कमरे में कोई कैमरा नहीं लगा हुआ था और ना 5 जनवरी के बाद कोई उनके कमरे में एंटर हुआ था और ऊपर से जो टेस्ला की डेड बॉडी थी उसे 8 जनवरी को मॉर्निंग में डिस्कवर किया गया था, तो फिर मेडिकल एग्जामिनर को इतनी प्रिसाइजली कैसे पता चला कि उनकी डेथ एग्जैक्टली रात को 10:30 को ही हुई थी? देखो, आज की डेट में भले ही मेडिकल साइंस बहुत एडवांस्ड हो गया है, लेकिन टेस्ला की डेथ 1943 में हुई थी और उस वक्त मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं था कि वो टेस्ला की डेथ का एग्जैक्ट टाइम प्रिडिक्ट कर सके। यही नहीं, एलिस नाम की जो मेट थी उसे 8 जनवरी को सुबह सुबह ऐसा क्यों लगा कि उसने उस डू नॉट डिस्टर्ब साइन को इग्नोर करके टेस्ला के रूम में एंटर करना चाहिए? टेस्ला की डेथ को लेकर एलिस नाम की ये मेट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होकर भी कभी किसी मीडिया ने, किसी इन्वेस्टिगेटर ने उसका कोई इंटरव्यू नहीं लिया। इज दिस जस्ट अ कोइंसिडेंस? और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात क्या है पता है? टेस्ला के रूम में से 80 ट्रंक्स डॉक्यूमेंट्स FBI ने सीज कर लिए थे, जिनमें टेस्ला के कई पेटेंट्स, मेडल्स, सर्टिफिकेट्स, न्यू इन्वेंशंस, ऐसा बहुत कुछ शामिल था। और पता है, टेस्ला का ये सामान जिस एजेंसी ने सीज कर लिया था उसका नाम था OAPC यानी ऑफिस ऑफ एलियन प्रॉपर्टी कस्टोडियन, यानी कि एक ऐसी एजेंसी जो सिर्फ उन लोगों की प्रॉपर्टी सीज कर सकती थी जो US सिटीजन नहीं थे और फिर भी US में रहते थे। और मोस्टली ये एजेंसी उन लोगों के अगेंस्ट एक्शन लेती थी जिनसे US गवर्नमेंट को लगता था कि ये बंदा US की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो निकोला टेस्ला थे उनके पास ऑलरेडी US सिटीजनशिप थी, तो फिर ये सवाल ही नहीं आता कि ये OAPC उनके सामान को सीज कर ले। लेकिन आपको पता है, टेस्ला जो ऑफिशियली एक US सिटीजन होने के बावजूद भी उनके डॉक्यूमेंट्स को, उनके सामान को इस OAPC यानी ऑफिस ऑफ एलियन प्रॉपर्टी कस्टोडियन के थ्रू सीज करने का एक बहुत बड़ा सीक्रेट रीजन था। और ये रीजन था टेस्ला का नेफ्यू, जो कि एक बहुत ही पावरफुल इंसान था। यह है सवा कोसानोविच, निकोला टेस्ला का नेफ्यू। ये जो बंदा है वो उस दौरान यूगोस्लाविया कंट्री को एज ए US एम्बेसडर रिप्रेजेंट करता था। मतलब बेसिकली ये बंदा US में ही रहता था और अपनी कंट्री के फेवर में US गवर्नमेंट से बातचीत करता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये बंदा थोड़ा कम्युनिस्ट अलाइन था, यानी ये बंदा कहीं ना कहीं रशिया, जो कि उस वक्त सोवियत यूनियन था, उनसे इन्फ्लुएंस था। और इनडायरेक्टली जो सोवियत यूनियन था वो भले ही वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान US के साथ रहकर लड़ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं US को पता था कि आगे जाकर सोवियत यूनियन और उनमें पावर को लेकर टसल होने वाला है। इसलिए US गवर्नमेंट को यह डर था कि इन केस टेस्ला के जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और उनके इन्वेंशंस हैं वो अगर उनके नेफ्यू के हाथ लग गए तो देयर आर हायर चांसेस कि वो डॉक्यूमेंट्स और टेस्ला के सीक्रेट इन्वेंशंस सोवियत यूनियन के पास चले जाएं। और US गवर्नमेंट ये किसी भी हालत में अफोर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि 1943 में जब टेस्ला की डेथ हुई थी उस दौरान ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। इसीलिए US अपनी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस था। अब आपके मन में शायद ये भी आ रहा होगा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि US टेस्ला के सीक्रेट इन्वेंशन को बाहर नहीं आने देना चाहता था, इसीलिए वो इस केस में इस लेवल तक इन्वॉल्व हो गया था। तो फिर अब सवाल ये आता है कि आखिर टेस्ला के पास ऐसा कौन सा इन्वेंशन था जिससे US गवर्नमेंट इतना डर रही थी? तो बात है साल 1930 की। US में गवर्नर क्लिंटन नाम का एक होटल था। 1930 से लेकर 1934 यानी 4 साल तक टेस्ला इसी होटल में रुके हुए, और इन 4 सालों में उनके रहने खाने का जो बिल था उसका $400 का कर्जा हो चुका था। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये कर्जा $2000 के आसपास था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह थी कि ये कर्जा चुकाने के लिए टेस्ला के पास पैसे ही नहीं थे। तो टेस्ला ने क्या किया कि उस होटल ओनर को एज अ कोलैटरल एक मिस्टीरियस बॉक्स थमा दिया और उनसे कहा कि इस बॉक्स के अंदर मेरा एक बेशकीमती इन्वेंशन है जिसकी कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। इसीलिए अगर मैं आपको आपके पैसे नहीं लौटाऊंगा तो आप मेरा ये इन्वेंशन आप ही के पास रख लेना या इसे किसी को बेचकर मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लेना। और पता है उस मिस्टीरियस बॉक्स में रखा हुआ इन्वेंशन क्या था? इट वॉज द डेथ रे। टेस्ला ने उस होटल ओनर से कहा था कि ये जो बॉक्स है इसके अंदर डेथ रे नाम का एक वेपन है, और ये वेपन इतना पावरफुल है कि ये अराउंड 400 किलोमीटर के डिस्टेंस से लगभग 10,000 एयरप्लेन्स को एक ही बाड़ी में खत्म कर सकता है। और इसीलिए उन्होंने उस होटल ओनर को स्ट्रिक्टली वार्न किया था कि ये जो बॉक्स है इसे किसी भी ऐसे इंसान के हाथ मत लगने देना जिसके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, और हो सके तो इसे कभी भी खोलने की कोशिश भी मत करना। अब निकोला टेस्ला की मार्केट में इतनी तो रेपुटेशन थी कि कोई उनकी बातों पर इजीली ट्रस्ट कर ले, इसीलिए उस होटल ओनर ने भी उन पर ट्रस्ट करके उस मिस्टीरियस बॉक्स को एज अ कोलैटरल
अपने पास रख लिया। लेकिन आगे चलकर इस बॉक्स के साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। क्या हुआ कि 1934 में टेस्ला को इस गवर्नर क्लिंटन होटल से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उनके अनपेड बिल्स बढ़ते जा रहे थे और होटल वालों को कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही थी कि वो उन अनपेड बिल्स को पे भी कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने टेस्ला का दिया हुआ वो मिस्टीरियस बॉक्स अपने पास रख लिया और उन्हें होटल से बाहर कर दिया। अब इस होटल से निकलने के बाद 1934 में टेस्ला होटल न्यूयॉर्कर में गए और उन्होंने वहां पर 3327 और 3328 ये 2 रूम्स बुक कर ली। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि जब उनके पास पहले होटल का बिल पे करने के लिए पैसे नहीं थे तो फिर वो इस नए होटल में कैसे रहने के लिए आ गए। तो एक्चुअल में क्या हुआ था कि जॉर्ज वेस्टिंग हाउस में जो शुरू में टेस्ला के बिजनेस पार्टनर थे, उन्होंने $125 पर मंथ के हिसाब से टेस्ला का मंथली रेंट पे करने का प्रॉमिस किया था और इस तरह वो इसी होटल में अगले 9 साल यानी 1943 में उनकी डेथ होने तक रुके हुए थे। और उनका जो मिस्टीरियस बॉक्स था वो अभी भी उस पहले वाले होटल गवर्नर क्लिंटन में ही रखा हुआ था। अब 7 जनवरी 1943 को जब टेस्ला की डेड बॉडी मिली तो उसी दिन न्यूयॉर्क होटल के रूम नंबर 3327, रूम नंबर 3328 और साथ ही होटल गवर्नर क्लिंटन जहां टेस्ला का ये मिस्टीरियस बॉक्स रखा हुआ था, इन दोनों लोकेशंस पर टेस्ला का जो भी सामान था उस सब सामान को FBI ने सीज कर लिया। लेकिन जब इस बॉक्स को ओपन किया गया तो कहानी में एक अलग ही ट्विस्ट आ गया। निकोला टेस्ला की डेथ का ये जो केस था और इवन ये जो मिस्टीरियस बॉक्स था, उसे इन्वेस्टिगेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पता है किसे दी गई थी? जॉन ट्रम्प, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प के अंकल थे। जॉन ट्रम्प ने जब टेस्ला के इस मिस्टीरियस बॉक्स को ओपन किया तो पता चला कि टेस्ला ने होटल गवर्नर क्लिंटन के ओनर को उल्लू बनाया था। टेस्ला ने उस बॉक्स को बाहर से तो मस्त ब्राउन कलर के शेड्स वगैरह लगाकर उसका डिजाइन एकदम प्रीमियम और मिस्टीरियस बना दिया था, लेकिन उसके अंदर कोई डेथ रे नहीं बल्कि एक 45 साल पुराना रेजिस्टेंस बॉक्स रखा हुआ था, जो कि एक बहुत ही कॉमन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है। लेकिन ये सब करके टेस्ला को भले ही लगा होगा कि उन्होंने सबको उल्लू बनाया है, पर एक्चुअल में ये उनकी वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक थी। क्या हुआ कि जब जॉन ट्रम्प ने इस बॉक्स को पब्लिकली ओपन किया तो उस वक्त हर कोई ये देखने के लिए एक्साइटेड था कि टेस्ला ने इन्वेंट किया हुआ ये डेथ रे आखिर है क्या। लेकिन जब लोगों को पता चला कि टेस्ला ने होटल ओनर को सिर्फ उल्लू बनाया है तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को ये प्रूफ मिल गया कि टेस्ला के पास कोई डेथ रे था ही नहीं। और इस एक बात को यूज करके गवर्नमेंट ने लोगों को यह मानने के लिए भी कन्विंस कर लिया कि टेस्ला के पास कोई भी ऐसा इन्वेंशन या पोटेंशियल टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि प्रैक्टिकली किसी भी काम आ सकती हो। तो फिर अब सवाल यह आता है कि क्या सच में टेस्ला के पास डेथ रे नाम का कोई वेपन था ही नहीं? बेलग्रेड, जो कि सर्बिया में लोकेटेड है, वहां पर निकोला टेस्ला म्यूजियम है। 1984 में इस म्यूजियम में द न्यू आर्ट ऑफ प्रोजेक्टिंग कॉन्सेंट्रेटेड नॉन डिस्पर्सिव एनर्जी थ्रू नेचुरल मीडिया नाम का एक डॉक्यूमेंट मिला था, जिसमें इस बात का डिटेल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ था कि एक पार्टिकल बीम वेपन बनता कैसे है। यहां तक कि जॉन ट्रम्प, जिन्होंने खुद कभी कहा था कि टेस्ला के कमरे में मिले सभी डॉक्यूमेंट्स यूजलेस थे और उनका डेथ रे वेपन सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थी, वही जॉन ट्रम्प आगे 1980s में एक बार कहते हैं कि टेस्ला ने सोवियत गवर्नमेंट और ब्रिटिश रॉयल्टी को एक सीक्रेट वेपन के बारे में कुछ लेटर्स लिखे थे और उसमें डिस्क्राइब की हुई जो टेक्नोलॉजी थी वो कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा आगे की थी। इवन 1980 में रोनाल्ड रीगन, जो कि यूएस प्रेसिडेंट थे, वो स्टार वॉर्स नाम से एक डिफेंस इनिशिएटिव लॉन्च करते हैं। एंड सरप्राइजिंगली इसमें एक वेपन था जो कि एग्जैक्टली उन्हीं प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था जो टेस्ला ने अपने डेथ रे की रिसर्च में डिस्क्राइब किए थे। और यहां तक कि 2014 में सिंगापुर में एक एयर शो हुआ था जिसमें इजराइल की राफेल कंपनी ने एक वेपन लॉन्च किया था जिसका नाम था आयरन बीम। और इसको लेकर कई एक्सपर्ट्स का यह कहना था कि ये आयरन बीम कुछ और नहीं बल्कि टेस्ला के डेथ रे का ही एक मॉडिफाइड वर्जन था। और इतना ही नहीं बल्कि 1937 में होटल न्यूयॉर्कर में एक ग्रैंड इवेंट हुआ था जिसमें टेस्ला ने इस डेथ रे के बारे में क्या बोला था, मैं उन्हीं को एज इट इज कोट करके बताता हूं। उन्होंने कहा था, इट इज नॉट एन एक्सपेरिमेंट, आई हैव बिल्ट, डेमोन्स्ट्रेटेड एंड यूज्ड इट, ओनली अ लिटिल टाइम विल पास बिफोर आई कैन गिव इट टू द वर्ल्ड। तो अब इसी से आप खुद ही समझ जाओ कि टेस्ला का ये डेथ रे इन्वेंशन बस एक कॉन्स्पिरेसी था या फिर इसे कॉन्स्पिरेसी का नाम देकर सबसे छुपाया गया। 8 जनवरी को सुबह 8 बजे एलिस को टेस्ला की डेड बॉडी मिलना, देन सिर्फ 2 घंटों में यानी 10 बजे मेडिकल एग्जामिनर ने आकर उनकी बॉडी को एग्जामिन करना, देन उसके 2-3 घंटों के अंदर ही टेस्ला के रूम में FBI का पहुंच जाना और उसके कुछ ही घंटों बाद 80 ट्रंक्स भर के टेस्ला का सामान सीज कर लेना। क्या ये सब कुछ महज एक कोइंसिडेंस हो सकता है? देखो, निकोला टेस्ला सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो खुद में एक रेवोल्यूशन थे। और जब एक इंसान की सोच सिस्टम से ज्यादा बड़ी होती है तो सिस्टम उसे इग्नोर नहीं सीधा एलिमिनेट कर देता है। और ऐसा ही कुछ हुआ निकोला टेस्ला के साथ। जब टेस्ला की डेथ हुई थी तो उनके कमरे में 80 ट्रंक्स भर के रिसर्च मटेरियल एंड डॉक्यूमेंट्स मिले थे। और पता है, टेस्ला की फैमिली ने यूएस गवर्नमेंट से बार बार मिन्नतें की थी कि टेस्ला का वो मटेरियल गवर्नमेंट उन्हें वापस कर दे। और कई सारी मिन्नतों के बाद आखिरकार 1952 में यूएस गवर्नमेंट ने टेस्ला के फैमिली को वो डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिए और उन्हें बेलग्रेड के निकोला टेस्ला म्यूजियम में रखा गया। लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने जो डॉक्यूमेंट्स वापस किए वो 80 ट्रंक्स में से सिर्फ 60 ट्रंक्स थे और 20 ट्रंक्स उन्होंने कभी वापस नहीं किए। इवन 1975 में सर्बियन म्यूजियम रिकॉर्ड्स ने यूएस गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिक्वेस्ट किया था कि जो बचे हुए 20 ट्रंक्स हैं वो उन्हें वापस कर दे, लेकिन इस पर यूएस गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर सवाल ये आता है कि अगर टेस्ला के कमरे में मिले डॉक्यूमेंट्स इतने ही यूजलेस थे तो क्यों FBI ने उन्हें कभी रिलीज नहीं किया? 2016 में यानी टेस्ला की मौत के 73 साल बाद FBI ने उनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई कर दिए थे
लेकिन अभी तक पूरे डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई नहीं किए गए हैं और इसका रीजन यूएस गवर्नमेंट ये देती है कि वो उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट हो सकता है। तो फिर सवाल ये भी निकल कर आता है कि एक इन्वेंटर जो कि 1943 में मर चुका है, उसके डॉक्यूमेंट्स में ऐसा क्या सीक्रेट है जिसके बारे में आज 2025 में भी यूएस गवर्नमेंट को लगता है कि वो उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट हो सकता है। टेस्ला को जीते जी तो 2 बार असैसिनेट किया ही गया था, लेकिन उनके मरने के बाद भी उन्हें लेगेसी वाइज एक और बार असैसिनेट किया गया। अगर टेक्स्ट बुक को देखें तो जो रिकॉग्निशन आइंस्टाइन, एडिसन और मार्कोनी को मिला, उसका 10% भी टेस्ला को नहीं मिला। टेस्ला के बारे में पढ़ने के बाद मुझे एक बहुत ही फैसिनेटिंग बात रियलाइज हुई, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सो इससे आप डिसएग्री भी कर सकते हो। देखो, हमारी जो सोसाइटी है वो इनोवेशंस को हमेशा सेलिब्रेट करती है, लेकिन वो सेलिब्रेशन तभी होता है जब इनोवेशन एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक ऑर्डर को साथ लेकर चलता है। लेकिन अगर कोई इनोवेशन आके उस ऑर्डर को चैलेंज करता है तो उसका फिर सेलिब्रेशन नहीं, उसका सप्रेशन होता है। और हो सकता है कि शायद इसीलिए टेस्ला को टेक्स्ट बुक से या फिर कह लो हमारी कलेक्टिव मेमोरी से बहुत ही सिस्टमैटिकली हटा दिया गया है, ताकि कल को जाकर लोग गवर्नमेंट से अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दें। हमें लगता है कि हम लेस एडवांस्ड हैं, लेकिन सच यह है कि हम एडवांस्ड होना ही नहीं चाहते। इनएक्यूरेट वर्ड्स, कुछ एलीट्स हमें एडवांस्ड होने ही नहीं देना चाहते। हमारे लिए इनोवेशन सिर्फ आईफोन अपग्रेडेशन, फिंगरप्रिंट सेंसर्स, ऑटोनोमस व्हीकल इतने तक ही सीमित हो गया है। हम इसी को एडवांसमेंट समझते हैं, लेकिन असली इनोवेशन कहीं किसी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तिजोरियों में धूल खाता हुआ सड़ रहा है। आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो निकोला टेस्ला इम्तियाज अली की तरह है। इम्तियाज अली की मूवीज जब रिलीज होती हैं तब उनकी कोई वैल्यू नहीं करता, लेकिन 10-15 साल बाद उसे लेजेंड बोलते हैं। सेम ऐसा ही निकोला टेस्ला के केस में हुआ है। उनके इन्वेंशंस को उस टाइम पर तो किसी ने वैल्यू नहीं किया, लेकिन अब 100 साल बाद उन्हें लेजेंड बोल रहे हैं। और इसी के अराउंड टेस्ला का भी एक कोट है। उन्होंने कहा था कि आज का टाइम उनका है, लेकिन कल मेरा होगा। फ्यूचर डिसाइड करेगा कि असली काम किसने किया है। मैं तो फ्यूचर के लिए काम कर रहा हूं और वही मेरा काम है। अब टेस्ला ने जो कहा था कि आज का टाइम उनका है, कल मेरा होगा, इसको लेकर आपके क्या ओपिनियंस है? कमेंट्स में बताओ।